क्लास 10th का हाफ ईयरली का विज्ञान का पेपर सरल करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। जो पहला प्रश्न इनका आया था, अपच का उपचार करने में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अपच का उपचार करने में एंटासिड औषधियों का काम में ली जाती है और ये एंटासिड औषधियाँ होती हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस वाले प्रश्न में ऑप्शन स सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव है? तो जो पारा होती है कमरे के तापमान पर द्रव होती है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा द। अगला प्रश्न है, ब्यूटेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है? तो ब्यूटेनॉन जो होता है उसमें कीटोन क्रियात्मक समूह पाया जाता है, तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो अ राइट होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है? तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 पिकोमीटर होती है, तो इसमें ऑप्शन ब सही होगा। अगला प्रश्न है, हमारी पेशियों में किसके निर्माण से क्रैम्प का कारण हो सकता है? तो जो क्रैम्प का कारण होता है वो लैक्टिक अम्ल के निर्माण से क्रैम्प का निर्माण होता है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन होगा ब। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन जो अग्र भाग में पाया जाता है, तो कौन सा पादप हार्मोन है? ऑक्सीन हार्मोन पादप के अग्र भाग में पाया जाता है, इसके लिए आपका ऑप्शन द सही होगा। अगला प्रश्न है, तार की लंबाई को कम किया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, यानी लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और लंबाई कम होने पर प्रतिरोध कम होता है। अतः तार की लंबाई को कम करेंगे तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध घटेगा। अगला प्रश्न है, सौर स्थिरांक का मान है, इसमें आपको सीधा सीधा मान रखना था। जो सौर स्थिरांक का मान होता है 1.4 किलो जूल ऑब्लिक सेकंड, और इसमें आपका ऑप्शन ब सही होगा। अगला प्रश्न है, बीड़ी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बीड़ी बनाने में तेंदू की पत्ती का उपयोग किया जाता है, और इसमें भी आपके ऑप्शन ब सही होगा। अगला प्रश्न खाली जगह थी कि मुंह के पीएच खाली जगह से कम होने पर दांतों का क्षय होगा। तो जो मुंह का पीएच है वो 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होगा। अगला प्रश्न है कि न्यूलैंड ने बताया कि प्रकृति में खाली जगह तत्व विद्यमान है, तो न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान है। अगला खाली जगह थी, पुष्प में केवल एक जननांग हो उसे क्या कहते हैं? वह पुष्प जिसमें केवल एक जननांग हो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प। अगला प्रश्न था, जल का अपवर्तनांक होता है, तो जो जल का अपवर्तनांक है वो 1.33 होता है। अगली खाली जगह थी, उत्तल दर्पण सदैव खाली जगह एवं खाली जगह प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब बनाता है। आभासी व सीधे, उत्तल दर्पण के पड़ने वाले प्रतिबिंब हमेशा आभासी व सीधे होते हैं। अगली खाली जगह थी, श्वेत प्रकाश का अवयवी कणों से विभाजन क्या कहलाता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगला प्रश्न था, क्लोरसार प्रक्रिया में कैथोड व एनोड पर प्राप्त पदार्थों के नाम बताइए। तो जो क्लोरसार प्रक्रिया है वो कास्टिक सोडा के निर्माण में काम में ली जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में काम में ली जाती है। इस प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराया जाता है, जिससे हमें कैथोड और एनोड पर उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराएंगे तो हमें कैथोड पर
कैथोड पर हाइड्रोजन व एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। तो ये आपके सूत्रों का अगला प्रश्न था। निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इन तीनों में अम्लों के नाम बताने थे कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अगला, चींटी में कौन सा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। और अगला प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न था, उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण बताने थे। तो जो उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जिसमें अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड दोनों के गुण होते हैं। तो पहला उभयधर्मी ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और जो दूसरा उभयधर्मी ऑक्साइड है वो है जिंक ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉयल जल से क्या तात्पर्य है? वह जल जो 3 भाग HCl प्लस 1 भाग नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का मिश्रण होता है, रॉयल जल कहलाता है। अगला प्रश्न था, हाइड्रोजनीकरण से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों, हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है, और जो अभिक्रिया होती है उसको हम संकलन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है? जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें हाइड्रोजन का योग होगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो प्रथम वर्ग में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताने थे। तो आवर्त सारणी का जो पहला वर्ग है वो क्षार धातु व क्षारीय मृदा धातु यानी एस ब्लॉक के तत्व आते हैं। तो एस ब्लॉक के तत्वों में कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिशियम, सीजियम व फ्रांसियम, ये सारे कौन से है? क्षार धातु है। और जो दूसरा है वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, और ये क्षारीय मृदा धातु है। तो ये आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में आते हैं। अगला प्रश्न था, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला प्रश्न था, निम्न मात्रक के भौतिक राशियों में संबंध बताना था। तो जो पहला संबंध पूछा गया था कूलाम/सेकंड, तो कूलाम/सेकंड है वो 1 एम्पियर का मात्रक है। अगला प्रश्न था जूल/सेकंड, तो जो जूल/सेकंड है वह 1 वॉट का मात्रक है। और अगला है वोल्ट/एम्पियर, तो वोल्ट/एम्पियर 1 ओम का मात्रक होता है। अगला प्रश्न था रसायनोवर्तन का एक उदाहरण बताना था, यानी रसायनोवर्तन गति का एक उदाहरण बताना था। तो पराग नलिका की अंडाशय की ओर गति, पराग नलिका की अंडाशय की ओर गति रसायनोवर्तन गति कहलाती है। अगला प्रश्न था, इसमें तुल्य प्रतिरोध 4 ओम के 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इसमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था। तो दोस्तों CB और BA आपस में, CB और जो BA है वो आपस में श्रेणी क्रम में संबंध है। तो श्रेणी क्रम क्या होता है? R = R1 + R2, तो इसके लिए R क्या निकल के आएगा? 4 ओम + 4 ओम बराबर 8 ओम। अब ये दोनों इसके साथ जो है समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे। तो समांतर क्रम होता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। तो यहाँ हमारे पास कितना निकल के आया था? 1/8 प्लस यहाँ कितना है? 4।
ये अपने पास आ जाएगा। जब आगे हम इसको सरल करेंगे तो अपने पास निकल के आएगा 1 + 2 यानी 3/8। तो इसके लिए हमारे जो तुल्य प्रतिरोध R' निकल के आएगा वो होगा 8/3। तो इसमें ये तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। अगला प्रश्न था, क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है? तो जो लेड नाइट्रेट होता है वो होता है PbNO3 का ऑलराइज, और हमें इसको क्या करना है? गर्म करना है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमारे पास PbO + NO2 + O2 उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, और सभी क्रिया को संतुलित करने पर यह अपने पास उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न था, प्राकृतिक गैस का दहन कराना था। तो जो प्राकृतिक गैस होती है वो होती है मीथेन, और दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और इसके जो उत्पाद प्राप्त होंगे CO2 + H2O। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोयले को जलाया जाता है। कोयलों को जलाने पर क्या होगा? तो कोयला क्या होता है? C। जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। तो ये थे आज के पाली जिले के विज्ञान वर्ग के प्रश्नों के उत्तर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? इसको लाइक करें, शेयर करें और